राधे राधे. Hello everyone. Let's begin with the new episode of मेरे जिस्म की गर्मी सिर्फ तुम्हारा जिस्म मिटा सकता है, एपिसोड 382. ये कहकर दानिश ने गेट को बंद कर दिया. वहीं दानिश की डांट सुनकर दक्ष का चेहरा गुस्से से भर गया और वो गेट को गुस्से से घूरने लगा. इधर अंतरा जो सब कुछ चुपचाप लेट हुए सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी. वो दक्ष के पास उठकर ना जा पाई और अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके उसकी कोशिश कर रही थी. चुपचाप दानिश को देखने लगी, जो एक बार फिर उसके करीब बढ़ रहा था. ये देखकर वो तुरंत ब्लैंकेट से अपने चेहरे को ढक ली. दानिश उसे घूरते हुए बेड के करीब आया और दूसरे ही पल ब्लैंकेट को उससे दूर कर दिया. ये देखकर अंतरा जोर से चिल्लाई, दानिश नहीं! पर दानिश ने ब्लैंकेट को साइड किया और उसे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा. अंतरा का चेहरा लाल हो चुका था और वो दानिश की गहरी नज़रों को खुद की बॉडी पर फील कर रही थी, जिस वजह से वो और भी खुद में सिमट गई. तभी दानिश ने उसे अपनी गोद में उठा और ये देखकर अंतरा ने तुरंत दानिश के कंधे को पकड़ ली और धीरे से बोली, दानिश प्लीज़ अभी मुझे छोड़ दीजिए. मैंने दक्ष से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे डिनर अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी और उसके साथ मैं मूवी भी देखूंगी. मगर अगर मैंने उसके प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा. ऑलरेडी वो नाज की वजह से नाराज़ है. ये कहते हुए अंतरा दानिश को घूरे जा रही थी. वैसे मैं आपको बता दूं, उसने नाज को सिर्फ अंतरा की वजह से ही नहीं उसे अडॉप्ट किया. इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है. ये कहते हुए अंतरा दानिश को घूरे जा रही थी. वहीं दानिश उसे लेकर अब सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा. उसने अंतरा की बातों को कहीं जवाब नहीं दिया. अंतरा ने देखकर समझ गई कि दानिश अभी भी उस बात के लिए उससे शायद नाराज़ था, लेकिन दानिश ने उसके साथ कुछ वक्त पहले जो किया उस हिसाब से तो उसे दानिश से नाराज़ होना चाहिए था. लेकिन दानिश की इस हरकत को देखकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, दानिश, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए. मुझे दक्ष के पास जाना है. वो गुस्सा होकर यहाँ से चला गया है और आपने बेचारे की बात को कुछ जवाब भी नहीं दिया, उल्टा उसे डांट भी दिया. वहीं दानिश उसे लेकर अब वॉशरूम में आया और उसे शॉवर के नीचे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया. अंतरा शॉवर के नीचे भीगते हुए दानिश को घूरे जा रही थी. दानिश के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे. वो अंतरा के कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोला, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए. अगर तुम किसी भी गैर मर्द को देखोगी भी तो मैं तुम्हारी इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें. यह सुनकर अंतरा कांप उठी और वो एकटक दानिश की आंखों में देखते लगी. दानिश की आंखों में उसे इंसानियत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी. यह देखकर अंतरा ने दानिश का खुद से दूर करने की कोशिश की और गुस्से से बोली, तो आप इससे अच्छा आप अभी मुझे मार ही डालिए. एटलीस्ट मैं आपके इस पागलपन का शिकार तो नहीं होंगी. मैंने आपसे कितनी बार सॉरी बोला इस बात के लिए, लेकिन आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और अपने मन का मेरे साथ करते रहे. दानिश, नाराज़ तो मैं भी हूँ आपसे. ये कहकर अंतरा ने दानिश से अपना मुंह फेर लिया और वो चुपचाप शॉवर लेने लगी. वहीं दानिश अभी भी उसे खड़ा घूरे जा रहा था. अंतरा रेड कलर की नाइटी में फुल लेंथ मिरर के आगे खड़ी थी. वो अपने गर्दन और अपने होठों को देखे जा रही थी. उसके गर्दन पर भर भर के रेड कलर के बाइट मार्क्स थे, जिसे उसकी गर्दन पूरा भरा पड़ा था. अंतरा उन सबको धीरे धीरे अपने हाथों से टच करती तो उसके मुंह से हल्की सी आहट निकल गई. अंतरा ने अपने आंखों को बंद किया और गहरी सांस लेकर बोली, दानिश इंसान नहीं राक्षस है. ये कहते हुए अंतरा ने फिर अपनी आंखें खोली और वो उन बाइट मार्क्स पर ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगी, क्योंकि वो अभी छुपाने लायक नहीं थे. तभी उसकी नज़र क्लोजेट से निकलते हुए दानिश पर गई. दानिश ब्लैक नाइट आउटफिट में था और वो अपने स्लीव्स को फोल्ड कर रहा था. दानिश को देखकर अंतरा ने अपना मुंह फेर लिया और वापस से अपने ऑइंटमेंट को अपने गर्दन पर लगाने लगी.
वो भी लगा ही रही थी कि तभी उसे अपने वाइट मार्क्स पर एक ठंडी चुभन महसूस हुई। अंतरा तुरंत मिरर में थ्रू पीछे खड़े दानिश को देखने लगी। दानिश अपनी ठंडी उंगलियों से वाइट मार्क्स को छूते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, यू लुक वेरी प्रिटी सिली गर्ल। इस पर अंतरा ने गुस्से से दानिश के हाथ को झटकते हुए कहा, ज़रूर दानिश, आपके दिए गए जख्म में मैं खूबसूरत ही लग सकती हूँ। दानिश ने अपने दांत भींच लिए और अंतरा को घूर कर बोला, गलती तुम्हारी थी सिली गर्ल। इस पर अंतरा भी उसी लहजे में बोली, गलती है तो मार डालिए मुझे। सही कहा आपने, मेरी एक गलती यह भी है कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार कर लिया। यह सुनकर दानिश ने अपने दांत पीसते हुए उसे कमर से कसकर पकड़ लिया। इस पर अंतरा ने पूरी बॉडी दर्द कर रही थी और दानिश के इस तरह पकड़ने से उसकी एक फिर से आह निकल गई। वो कसमसाते हुए गुस्से से बोली, दानिश छोड़िए मुझे इस वक्त दर्द हो रहा है। तभी दानिश अपने हाथों को आगे से उसके गर्दन पर लपेटते हुए गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ गया कि मुझसे प्यार करना गलती थी तुम्हारी। इस पर अंतरा नम आंखों से दानिश को देखते हुए बोली, अब चाहे गलती हो या सही, प्यार तो मैंने आपसे कर लिया ना। अब मैं चाह कर भी आपके वजूद से खुद को अलग नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपसे इन सब की उम्मीद नहीं की थी। आपने मुझे हर्ट किया है। ये कहते हुए अंतरा ने दानिश को खुद से दूर किया और वो अपने ऑइंटमेंट को लगाने लगी, लेकिन तभी दानिश ने उसके हाथों से ऑइंटमेंट को ले लिया। ये देखकर अंतरा चिढ़ गई और दानिश को घूरने लगी। दानिश ऑइंटमेंट को उसकी गर्दन पर और नेक पर अप्लाई करने हुए बोला, इन सब प्लेजर तो तुम्हें भी फील हुआ था ना इस सब में। यह सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मुझे दर्द दे रहे हैं। इस पर दानिश के चेहरे पर स्माइल गहरी हो गई और बोला, देन वाई आर यू ब्लशिंग। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत अपने चेहरे को अपने हाथों से छुई और जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और छोड़िए मैंने लगा लिया। ये कहकर अंतरा ने दानिश को खुद से दूर किया और धीरे धीरे रूम से बाहर निकलने लगी। उसे ज़्यादा तेज़ इस वक्त चला नहीं जा रहा था, लेकिन दक्ष के लिए उसे जाना था। वो चुपचाप रूम से अब बाहर निकल आई। वहीं दानिश उसे जाते हुए देख रहा था। रात के 10 बज चुके थे। तभी दानिश का फ़ोन रिंग हुआ। दानिश का चेहरा सर्द हो गया। उसने अपने फ़ोन पॉकेट से निकाला और कॉल पर शो हो रहे नंबर को ढूंढने लगा। उसके कुछ देर बाद उसने कॉल पिक किया और खामोश रहा। तभी उधर से किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर ली। तभी किसी इंसान ने अपनी भरी आवाज़ में कहा, दानिश ओबरॉय, आज तुम्हारा गुरूर टूटते टूटते बच गया, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारा गुरूर मैं अपने कदमों तले रौंद दूंगा। दानिश यह सुनकर अपने दांतों को भींचते हुए कहा, ध्यान रहे कहीं मेरा गुरूर तोड़ते के लिए चलो और तुम्हारा ही गुरूर न टूट पड़े। इस पर उस इंसान ने कहा, मेरा और तुम्हारा बरसों पहले का ये खेल है, अब ये खेल आमने सामने होगा। आज का ट्रेलर तो तुम्हें मिल ही हो गया होगा ना, अब पूरी फिल्म जल्दी रिलीज़ होगी। इस पर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बनाई और वो अपनी सर्द आवाज़ में बोला, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी ये मूवी मैं बुरी तरह फ्लॉप करूँगा। ये कहते हुए दानिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, राघवन ग्रोवर, इस बार तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए एक्सक्यूज मी रघुवन ग्रोवर, इस बार तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हुआ और तुम्हारे उस सो कॉल्ड भाई का भी द एंड होगा। ये कहते हुए दानिश रूम से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ किचन में अंतरा इस वक्त दक्ष के लिए मैंगो जूस, जो कि उसका फेवरेट था, और उसके लिए फ्राइड राइस और पनीर की भुजी बना रही थी। नौकर सभी अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। इस वजह से अंतरा अकेले ही सारे काम कर रही थी। अभी ये बना ही रही थी कि तभी वहाँ पे पाशा जी पानी का मग लेकर आई और अंतरा को वहाँ इस वक्त देखकर बोली, अंतरा तुम अभी तक सोई नहीं। अंतरा हल्की चौंक गई और अपना सर उठाकर बिपाशा जी को देखने लगी, जो इस वक्त पानी को मग में डाल रही थी। उन्हें देखकर अंतरा फिर धीरे से बोली,
माँ एक्चुअली दक्ष ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए बना रही थी। यह सुनकर बिपाशा जी हैरानी से बोली, क्या दक्ष ने अभी तक कुछ नहीं खाया है? लेकिन नौकर के हाथ मैंने खाना भेज दिया था, और क्योंकि वो नीचे नहीं आया था, और मैं और माँ भी उसे 2 बार बुलाने गए थे, लेकिन उसने नीचे आने से मना कर दिया था। ये सुनकर अंतरा धीरे से बड़बड़ाई, आखिर गया तो अपने बाप पर। ये ना, दोनों को मेरा ही खून पीना रहता है, दोनों के दोनों वेम्पायर हैं। ये कहते हुए अंतरा ने फिर बिपाशा जी को देखकर बोली, माँ दरअसल मैंने ना उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए डिनर रेडी करूँगी, इसलिए वो मेरा वेट कर रहा था। यह सुनकर बिपाशा जी हंसते हुए बोली, सच में ये दक्ष भी ना अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेता, बिल्कुल दानिश की तरह। दानिश का नाम सुनकर अंतरा का मुंह फिर बन गया और वो बस चुपचाप अपना डिनर रेडी करने लगी। उसके डल चेहरे को देखकर वापस से बिपाशा जी बोली, अंतरा बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर अंतरा बोली, नहीं माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर बिपाशा जी वापस से बोली, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे थकान दिख रही है, क्या ऑफिस का काम तुम घर पर ज़्यादा कर रही हो? थकान नाम सुनकर अंतरा का मुंह देर पहले दानिश के साथ बेड पर जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगा। उसे तब याद करके अंतरा फिर खुद से संभालते हुए बोली, हाँ माँ मैं घर पर ज़्यादा काम कर रही हूँ, इसलिए थकान दिख रही होगी, बाकी आप जाकर सो जाइए, गुड नाइट। इस पर फिर बिपाशा जी ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और वो वहाँ से चली गई। इधर अंतरा ने कुछ ही देर में डिनर तैयार कर लिया और उसे वो डाइनिंग टेबल पर सर्व की, जिससे बाद फिर वो दक्ष के ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो रूम के डोर को अनलॉक कर अंदर गई तो वहाँ इस वक्त गेम की आवाज़ आ रही थी। अंतरा ने देखा जहाँ दक्ष इस वक्त काफ़ी गुस्से में फ़ोन में गेम खेल रहा था। ये देखकर अंतरा ने फिर गहरी सांस लिया और वो धीरे धीरे दक्ष के पास गई। तभी दक्ष बिना अंतरा को देखे गुस्से से बोला, मेरे पास मत आना मम्मा। अंतरा दक्ष की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अपनी जगह रुक गई। उसे पता चल चुका था कि दक्ष इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती सिर्फ दानिश की थी। यह सोचकर अंतरा फिर बोली, दक्ष मेरी बात सुनो। तभी दक्ष गुस्से से बोला, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। इस पर अंतरा दक्ष को समझाते हुए बोली, दक्ष देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए डिनर रेडी कर दिया है, चलो अब जल्दी से हम सब डिनर कर लेते हैं। ये सुनकर दक्ष अब गुस्से से अंतरा को घूरते बोला, आप डैड के साथ क्या कर रही थी? आपने कहा था ना कि आप सारा वक्त मुझे देंगी, लेकिन आप इस लिटिल बेबी के बाद सारा वक्त डैडी को देती हैं। मुझे आप कोई वक्त नहीं देती। मैं आपसे और डैडी से दोनों से नाराज़ हूँ। आप दोनों मुझसे बात मत करना। गेट पर खड़ा दानिश दक्ष की बात सुनकर सख्त आवाज़ में बोला, डोंट टॉक टू हर लाइक दिस। दैट मॉम है वो तुम्हारी। दानिश की सर्द आवाज़ सुनकर कुछ सेकंड के लिए दक्ष शांत हो गया, लेकिन फिर दानिश को देखकर बोला, डैड आप दोनों मुझे वक्त नहीं देते। मम्मा आधा टाइम लिटिल बेबी को देती है और फिर आधा आपको देती है। उस समय मैं कहीं नहीं हूँ और फिर आप भी मुझे अपना वक्त नहीं देते। आप दोनों को जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते हुए दक्ष ने अंतरा दानिश दोनों से अपना मुंह फेर लिया। वहीं अंतरा ये सब सुनकर अब गुस्से से दानिश को देखकर बोली, देख लिया ना दानिश, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन आपको तो अपने पागलपन में के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। इसी तरह आप अपने बेटे को बड़ा करेंगे। इस पर दानिश ने अपने होंठ बीचे और दक्ष के पास बढ़ा। दूसरे ही पल उसने दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं दक्ष अपने हाथ पैर हिलाते हुए गुस्से से बोला, डैड लीव मी, मैं आप दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। तभी दानिश ने अब अंतरा के हाथ को पकड़ा और वो उन दोनों को लेकर रूम से बाहर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं दक्ष कसमसाता रहा, लेकिन दानिश ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया। दानिश इस वक्त अपने हेड चेयर पर बैठा हुआ था। साइड में अंतरा दक्ष को अपनी गोद में लिए बैठी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वहीं दक्ष मुंह बनाए चुपचाप खाना खा रहा था। इधर दानिश अपने सूप में स्पून को चलाते हुए एक टक सामने की ओर घूरे जा रहा था। तभी अंतरा की नज़र दानिश पर गई। दानिश को इस तरह कुछ सोचते हुए वो जैसे ही कुछ पूछने को हुई, लेकिन तभी उसने अपने आप को रोक लिया और खुद से बोली, नहीं मुझे दानिश से कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो वापस से दक्ष को खाना खिलाने लगी।
माहौल काफ़ी शांत था। दक्ष ने अंतरा को और दानिश को एक एक नज़र देखा। वो दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। यह देखकर दक्ष मुंह बनाकर बोला, क्या आप दोनों में फाइटिंग हुई है? जैसे ही दक्ष ने ये अंतरा के हाथ रुक गया और वो दक्ष को देखकर धीरे से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अंतरा अपने मन में बोली, दक्ष सच में हम दोनों की छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेता है। मुझे तो पता है नहीं था कि इस बात को भी ये नोटिस कर लेगा। तभी दक्ष वापस मॉम से बोला, नो मॉम, आपको और डैड को देखकर लग रहा है कि आप दोनों के बीच फाइटिंग हुई है। क्या डैड ने आपको डांटा? क्या उन्होंने आपको परेशान किया? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मैं डैड से फाइट करूँगा। दानिश को सामने की ओर घूर रहा था। वो दक्ष की आवाज़ से अब उसे देखकर बिना एक्सप्रेशन बोला, चुपचाप डिनर करो, ज़्यादा अपना छोटा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर दानिश ने अपना सूप का पहला सिप लिया। वहीं अंतरा ने यह सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, दक्ष, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझसे बात करो, क्योंकि हम दोनों छोड़कर बाकी सब यहाँ दिमागदार है और समझदार है। हम दोनों ही पागल है। यह सुनकर दानिश अंतरा को घूर कर देखने लगा। वहीं अंतरा दक्ष को चुपचाप खिलाती रही। कुछ देर बाद डिनर फिनिश हुआ और फिर अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठा ली। हालांकि उसे इस वक्त बिल्कुल भी दक्ष को लेकर चला नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो कुछ कदम लड़खड़ा गई। लेकिन तभी दानिश आगे आया और उसने अंतरा को दक्ष सहित अपनी गोदी में उठा लिया। अंतरा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वहीं दक्ष दानिश को घूरते हुए फिर उसके कंधे पर अपना सर टिका लिया। इधर अंतरा ने अपना मुंह फेर लिया। दानिश उन दोनों को लेकर रूम की तरफ बढ़ा। जब वो दक्ष के रूम की तरफ गया आया, लेकिन वहीं दक्ष जिद करते हुए बोला, मुझे आज आप दोनों के साथ सोना है। ये सुनकर दानिश बिना एक्सप्रेशन बोला, नहीं, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब हम दोनों से दूर सोना चाहिए। लेकिन तभी अंतरा बोली, नहीं दक्ष, अभी आप इतने भी बड़े नहीं हुए कि आप हम दोनों के साथ नहीं सो सकते। आप हम दोनों के साथ ही सो गए, चलो। ये कहते हुए वो दानिश की गोद से उतर गई और दक्ष ने हाथ को पकड़ अपने रूम को ले चल गई। वहीं दानिश उन्हें जाते हुए बस एकटक देखे जा रहा था। इधर अंतरा दक्ष के साथ रूम में आई और वो बेड पर दक्ष को लेकर लेट गई। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से दक्ष ने अपने सीने से लगाए वो कुछ देर में सो गई। वहीं दक्ष भी अंतरा को कडल किए हुए अब सो गया। इधर दानिश रूम में जाने के बजाय स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में इस वक्त एक रूम में रियान एक बेड पर टेक लगाए के बैठा हुआ था। हालांकि उसके हाथों में अभी भी ड्रिप चढ़ रही थी और उसके आसपास अभी भी मशीनें रखी हुई थी। रियान बस खामोशी से सामने की ओर देख रहा था। तभी वहाँ एक इंसान आया और वो अपना सर झुकाते बोला, बॉस, बिग बॉस इंडिया में है और वो अभी नहीं चाहते कि आप वहाँ इंडिया जाएं। इस पर रियान उस इंसान को देखकर हैरानी से बोला, क्या भाई इंडिया में? लेकिन वो इंडिया कब गए? इस पर वो इंसान बोला, वो कल शाम को ही इंडिया चले गए थे, क्योंकि वहाँ जो कंपनी एस्टेब्लिश की थी उसकी इनाग्रेशन उन्हीं के हाथों होनी थी। ये सुनकर रियान ने फिर अपना सर हिलाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत बोला, भाई इस वक्त कहाँ पर है? ये सुनकर वो इंसान बोला, वो दिल्ली में अपने बंगले में है। ये जानकर रियान अब बहुत सोच में पड़ चुका था और फिर वो मन ही मन बोला, नो वेस, भाई वहाँ सिर्फ अपने काम से गए होंगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ एक नर्स आई जो रियान की देखभाल करती थी। उस नर्स ने रियान की इंजेक्शन लगाए और फिर रियान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर दूसरी तरफ दिल्ली ग्रोवर पैलेस। रात गहरी हो रही थी, पर उस पैलेस में एक बार रूम में राघवन बाहर काउंटर पे पास बैठा नशे में चूर था और इस वक्त उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूम रहा था, जिसे देखकर वो अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, कहाँ हो तुम जान? तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर कर दिया, अब तो तुम मिल जाओ। मेरे अंदर एक बार फिर से गर्मी शुरू हो चुकी है।
उससे तुम्हारा जिस्म ही मिटा सकता है। तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहते हुए राघवन एक बार फिर ड्रिंक करने लगा। तो किसे ढूंढ रहा है राघवन? मैं नहीं बताऊंगी, मुझे मालूम है राघवन ढूंढ रहा है। और किसे ढूंढ रहा है? मैम ने थोड़े से वो दिए अपने व्यूज़ कमेंट्स पे। थैंक यू यार, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पता है कि वो कोई ऐसे हीरा से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो मुझे नहीं भी करते उनका तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कल उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिसे मैं भूमि तुलती सभी शामिल थे। सो इट्स अ कमेंट। एक्सक्यूज़ मी। एपिसोड 383। तुम्हें इतनी रोने की ज़रूरत नहीं है, लव बॉन्ड। अब आगे। ध्रुवी का रूम। नाज इस वक्त बेड पर सो रही थी, लेकिन जीवी रो रही थी, जिसे ध्रुवी मुश्किल से चुप करा रही थी। इस वक्त ध्रुवी जीवा को अपनी गोद में लिए रूम में टहल कर शांत करा रही थी। रात के करीब 12 बज गए थे, लेकिन जीवा सो नहीं रही थी। तभी ध्रुवी परेशान होकर बोली, जीवा, मैंने बोला था ना, अभी तुम्हारे डैड ऑफिस से काम कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते। प्लीज़ बेटा, तुम उनके बगैर सोने की आदत डालो। वहीं जीवा, जिसे ध्रुव की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज ध्रुव 2 दिन से ऑफिस में फंसा हुआ था, वो जीवा को वक्त नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से जीवा रात भर ध्रुवी को रोते हुए बहुत परेशान किए जा रही थी, और ध्रुवी भी 2 दिन से ठीक से सो नहीं पाई थी। वहीं जीवा रोते बोली, डैडी डैडी चाहिए। ये सुनकर ध्रुवी परेशान हो गई और उसने अब ध्रुव के पास कॉल डायल किया, लेकिन ध्रुव ने फ़ोन नहीं उठाया। ये देखकर ध्रुवी अब गुस्सा करते हुए बोली, ये ध्रुव आखिर में कर क्या रहे हैं? 2 दिन से वापस घर नहीं आए, और उनसे कुछ पूछो तो बताते नहीं हैं। पता नहीं ऑफिस में ऐसा क्या काम चल रहा है, और इधर जीवा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कहते हुए ध्रुवी ने वापस से जीवा को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि जीवा के रोने से नाज भी कसमसा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में दानिश इस वक्त अपनी चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ था। उसकी नज़र इस वक्त लैपटॉप में गड़ी हुई थी। तभी उसके पास अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन कर कॉल डायल किया। उधर से शिवम की आवाज़ आई, बस कुछ देर में सारा मैटर पता चल जाएगा। इस पर दानिश बिना एक्सप्रेशनलेस बोला, सिर्फ 15 मिनट में, तुम्हारे पास 15 मिनट के अंदर मुझे सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। उधर से शिवम ने हाँ में कहा, तो इधर से दानिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद फिर वो वापस से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। ठीक 15 मिनट बाद शिवम ने वापस से कॉल किया। दानिश ने कॉल पिक करते हुए कहा, एक्सप्लेन। इस पर शिवम ने उसे कुछ बताया। उसके बाद दानिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो अपने चेयर से उठकर सीधे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। वो इस वक्त कॉरिडोर से होते हुए गुजर रहा था। वहीं ध्रुवी, जो जीवा को अपनी गोद में लिए अब बाहर निकलकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी जीवा रो रही थी। पर अचानक से जीवा की बड़ी बड़ी आंखें सामने से गुजर रहे दानिश की देखकर झपकी। इधर दानिश कॉरिडोर से होते हुए गुजर रहा था, लेकिन तभी उसने अपने कदम रोक दिए। वहीं ध्रुवी की नज़र भी दानिश पर गई। दानिश को देखकर वो जल्दी से जीवा को चुप कराने लगी। वहीं दानिश ने एक नज़र ध्रुवी को और फिर जीवा को घूरा। जीवा अभी भी रो रही थी। ध्रुवी दानिश को रुका देख थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, दानिश, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? यह सुनकर दानिश ने बस हल्के से सर हिलाया, और फिर तभी वो जीवा को घूरते बोला, ये रो क्यों रही है? इस पर ध्रुवी ने जीवा को देखा और फिर परेशान आवाज़ में बोला, एक्चुअली ध्रुव कल 2 दिन से घर नहीं आ रहे हैं, और ये मुझसे ज़्यादा ध्रुव से क्लोज़ है, तो इसलिए ये ध्रुव को मिस कर रही है और ना ही चुप हो रही है। मैं इसे चुप कराते कराते थक गई। ये कहते हुए ध्रुवी परेशान होकर जीवा को देख रही थी। वहीं जीवा की नज़र दानिश पर थी। उसे देखकर वो सुबक रही थी। दानिश ने कुछ सेकंड तक जीवा को घूरा और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगा। वहीं उसके जाने के बाद जीवा ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। दानिश के कदम एक बार फिर रुक गए।
इधर जूही अब जीवा के पास रूम में ले जाने लगी, लेकिन तभी दानिश ने पीछे से अपनी भाभी आवाज में कहा, रुकिए। ये सुनकर ध्रुवी ना समझी में अपनी जगह रुक गई और वो पीछे पलटते हुए दानिश को देखी। दानिश अब जीवा को घूरते हुए आगे आया और उसने ध्रुवी की गोद से जीवा को अपनी गोद में ले लिया। ये देखकर ध्रुवी कुछ सेकंड के लिए हैरान थी। शायद पहली बार उसने ऐसा किया ना, इसलिए। और वो एकटक दानिश को देखने लगी। जीवा दानिश से बहुत डरती थी, इस वजह से वो खुद दानिश की गोद में नहीं जाती थी। लेकिन अभी जीवा खुद भी दानिश की गोद में कंफर्टेबल हो गई और वो दानिश के गर्दन से लिपट गई। वहीं ये देखकर अब ध्रुवी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। इधर दानिश ने जीवा की पीठ को रख दिया और उसे अपने से उस लहजे में बोला, तुम्हें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड कुछ ही देर में तुम्हारे पास होंगे। यह सुनकर ध्रुवी बोली, क्या? लेकिन वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि वो 1 हफ्ते के घर नहीं आ पाएंगे। इस पर दानिश जीवा के चेहरे को हल्के से टच करते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, भाई कुछ देर में आ जाएंगे। ये सुनकर ध्रुवी ने फिर अपना सर हिला दिया। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन तभी ध्रुवी की नज़र जीवा पर गई, जो दानिश की गर्दन से लिपटकर अब शांत हो गई और यहाँ तक कि वो हल्की नींदों में भी जा चुकी थी। ये देखकर ध्रुवी मुस्कुराई और बोली, लगता है इसे अपने चाचू की गोद बहुत पसंद आ गई है। यह सुनकर दानिश भी एक नज़र सोई हुई जीवा को देख, हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी उसी तरह थे, वहीं जीवा अब दानिश की गोद में सो चुकी थी। उसके सो जाने के बाद ध्रुवी ने फिर जीवा को अपनी गोद में ले लिया और दानिश वहाँ से सीधे जाने लगा। लेकिन तभी ध्रुवी पीछे से प्यार से बोली, थैंक यू दानिश। इस पर दानिश ने सिर्फ हल्के से अपना सिर हिलाया और वो वहाँ से चला गया। इधर जीवा अब सो चुकी थी। ध्रुवी उसे लेकर रूम के बेड पर सुलाई और प्यार से उसके माथे पर किस करते बोली, जीवा भी ना, अगर डैडी ना मिले तो उसे चाचू चाहिए, मम्मा से तो इसे कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते हुए ध्रुवी मुस्कुरा रही थी। तभी फिर उसने नाज को भी ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर वो भी बेड पर उसके साथ सो गई। इधर कुछ ही देर में एक कार ओबराय ग्रुप से बाहर आकर रुकी। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दानिश कार से बाहर निकला और अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस से जा चुके थे और ऑफिस में भी सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन हाँ, इस वक्त कुछ वर्कर्स अभी भी काम कर रहे थे। दानिश एक्सप्रेशनलेस वे में सीधे लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे गया तो केबिन में बिना नॉक किए एंटर हुआ और सामने चेयर पे बैठे ध्रुव को घूरते बोला, भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ध्रुव, जो कि इस वक्त लैपटॉप में बहुत ही सीरियसनेस के साथ काम कर रहा था और उसने आसपास कई सारी फाइल्स की ढेर लगी हुई थी, जिसके साथ उसके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन और परेशानी भी झलक रही थी। वहीं उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। लेकिन दानिश की अचानक से ही आवाज़ सुनकर ध्रुव चौंक पड़ा और वो दानिश को देखने लगा। दानिश इस वक्त अब उसको घूर रहा था। उसे वहाँ देखकर सवालिया लहजे में ध्रुव बोला, दानिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर दानिश दांत पीसते हुए बोला, ये मेरा जवाब नहीं है। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे या आप चाहते हैं कि सब कुछ मैं अपने सोर्स से ही पता लगवाऊं? इस पर अब ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जब पता चल गया है तो फिर तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, दानिश सपाट लहजे में बोला। इस पर ध्रुव चुप रहा। उसने दानिश को कुछ जवाब नहीं दिया। तभी दानिश अपने होठों को भींचते हुए असिस्टेंट कपिल की तरफ घूरा। कपिल दानिश के घूरने से तुरंत हड़बड़ा कर जल्दी से बोला, सर एक्चुअली बॉस जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अचानक से उसका अप्रूवल कैंसिल कर दिया गया, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट अब बॉस के हाथ से निकल गया। ये सुनकर दानिश अब ध्रुव से घूरते बोला, भाई आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? इस पर ध्रुव अब दानिश को देखकर बोला, दानिश मुझे शिवम और ऋतिक से पता चला कि तुम इस वक्त अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस पर दानिश अपने हाथ टेबल पर रखते हुए सख्ती के साथ बोला, भाई मैं दूसरों के लिए खुद एक परेशानी हूँ, तो क्यों कोई परेशानी होगी?
ये सुनकर ध्रुव अब स्माइल के साथ बोला, मेरा भाई आज काफ़ी गुस्से में लग रहा है। इस पर दानिश अपनी भौं चढ़ाकर बोला, नो आई एम नॉट एंग्री बट नाउ लेट मी हैंडल दिस। इस उनका ध्रुव मना करते हुए बोला। इस पर, नहीं दानिश, इसे मैं हैंडल करूँगा, मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम बीच में आओ। इस पर दानिश ठंडी आवाज़ में बोला, भाई मैंने कहा ना लेट मी हैंडल दिस, अब आप इसके बीच नहीं आएंगे। गेट गॉट इट। दानिश की ऐसी बात सुनकर ध्रुव फिर आखिर में बोला, ओके गॉट, मुझे पता है तुम करोगे तो वही जो अपने मन की है, मैं चाहूँ जितना भी रोक लूँ। इस पर दानिश ने अब ध्रुव के लैपटॉप को अपनी तरफ घुमाया और वो चेयर पर लीन होकर बैठ गया। ध्रुव अब दानिश को लैपटॉप में काम करते हुए देखने लगा। दानिश की नज़रें शार्प थी और केबिन में लगातार लैपटॉप की कीज चलने की आवाज़ गूंज रही थी। करीब आधे घंटे बाद दानिश लैपटॉप बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, भाई अब आप घर जा सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम ये नहीं कर रहे हो? इस पर दानिश टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, मैंने क्या किया है और क्या नहीं, कल आपको इसकी न्यूज़ मिल जाएगी और साथ में ये जिसने आपके साथ किया है उसके बारे में भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ये सुनकर ध्रुव अब सब समझ गया कि फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपना सर हिलाते हुए बोला, भले ही मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन तुमने कई बार मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, लेकिन एक दिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं असलियत में तुम्हारा बड़ा भाई बनकर तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर निकालूँ। ये सुनकर दानिश अब कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और फिर हल्की स्माइल के साथ बोला, क्या आप भूल गए बचपन में आपने मुझे किस मुसीबत से बचाया था? अगर आप भूल गए हैं तो आज भी अपने बैग पर बने उस चोट के निशान को देख लीजिएगा, आपको सब याद आ जाएगा। ये कहकर दानिश अब केबिन से बाहर निकल गया। वहीं ध्रुव उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और फिर धीरे से अपने हाथ को पीछे घुमाते हुए अपने पीठ को छूते हुए बोला, दानिश को आज भी वो हादसा याद है, मुझे लगा था कि वो भूल गया होगा, लेकिन तभी कुछ याद करके ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बोला, नहीं, वो हादसा दानिश को भूल जाना चाहिए, उसे ये सब नहीं याद रखना चाहिए। वहीं कपिल, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, धीरे से बोला, बॉस, दानिश सर ने ये सब क्या कहा? बचपन में आपने उन्हें किस हादसे से बचाया और आपके पीठ पर कैसी चोट के निशान हैं? ये सुनकर ध्रुव ने कपिल को घूरते हुए बिना एक्सप्रेशन कहा, वो हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है और अब इसे समेटो, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर ध्रुव ने अपनी कार की चाबी ली और वो वहाँ से बाहर निकल गया। आखिर किस हादसे की बात की दानिश ने? क्यों कहा ध्रुव ने उस हादसे को भूल जाने की बात? जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।